नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं, अपनी सब्जेक्ट रहने वाली है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। और सब्जेक्ट का कोड आप सभी को पता ही है कि क्या होता है, एग्रोन 112। ठीक है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की ये सब्जेक्ट रहने वाली है। सब्जेक्ट का नाम है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ब्राइट एग्रो क्लासेस से क्लासेस ली है, तो अगर नहीं समझ में आया है तो भी साथियों आज अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं कंप्लीट कि इस सब्जेक्ट को आप किस प्रकार से याद कर सकते हो। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की अपन समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले देखो, फार्मिंग बेस्ड मतलब जो फार्मिंग अपने कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित आधारित आजीविका प्रणाली, आजीविका प्रणाली आ जाएगा बेटा। आजीविका प्रणाली का मतलब क्या है? आजीविका, रोटी कपड़ा मकान, इनके लिए जो आवश्यकता होती है वो अपने को कहां से प्राप्त होती है? वो अपने को आजीविका से प्राप्त होती है। ठीक है, तो कृषि पर आधारित आजीविका की प्रणाली क्या है? कृषि पर आधारित आजीविका की प्रणाली क्या है? इसको अपन कैसे सुधार सकते हैं? कैसे अपन एग्रीकल्चर सिस्टम को एक जो आजीविका है उसका स्रोत अच्छा बना सकते हैं? स्रोत तो है, पर उसको कैसे अच्छा स्रोत बना सकते हैं? ध्यान से समझ लेना, ये चीज समझ में आ जाएगी तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कृषि पर आधारित आजीविका प्रणाली, रोटी कपड़ा मकान मतलब सबके लिए निर्भर किस पर रहते हैं बेटा? कृषि पर रहते हैं। कृषि पर रहते हैं। अब कृषि पर क्या क्या करते हैं? अपन पशुपालन करते हैं, अपन मछली पालन करते हैं, अपन फसल उत्पादन करते हैं, अपन उद्यानिकी फसलों का उत्पादन करते हैं, मतलब ये कार्य करते हैं। और इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन आजीविका प्रणाली कहते हैं, कृषि पर आधारित। ठीक है, तो ये चीज अपने को कहीं ना कहीं पढ़नी है। एग्रोनॉमी का ही एक कोर्स है। सबसे पहले इसका गेस पेपर की आज बात करने वाले हैं और ये डायरेक्ट ऐसे के ऐसे आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं, इतनी गारंटी मैं आपको ले रहा हूं। हाँ, ऐसे हो सकता है कि छोटे क्वेश्चन से बड़ा पूछ लिया और बड़े से छोटा पूछ लिया, पर एज इट इज ये कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और लिख लेना इनको और बता देना जब एग्जाम हो कि सर हाँ यहाँ से ये इतने क्वेश्चन आ गए हैं। और मैं गारंटी लेता हूं कि 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो यहीं से डायरेक्ट ऐसे कैसे आने वाले हैं। 10 से 15% घुमाकर पूछे जाएंगे, 95% यहां से और 5% अथवा में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले आती है लाइवलीहुड या आजीविका की परिभाषा। किसकी आती है बेटा? आजीविका की परिभाषा, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी ये ओनली इंग्लिश में नहीं है बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आगे इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद में आता है फार्मिंग बेस्ड। क्या आता है साथियों? फार्मिंग बेस्ड आता है, मतलब जो फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, इसके साथ में वैल्यू चेन क्या होता है, इसके साथ में नाबार्ड क्या होता है और आईसीआर क्या होता है, इसकी तो क्या देनी है? परिभाषा। इनकी तो क्या देनी है? परिभाषाएं देनी है। फिर आपको बताना है डिफरेंट, मतलब अंतर बताना है। क्या बताना है बेटा? अंतर बताना है किस किस के बीच में? लाइवलीहुड पैटर्न और इसके साथ में ही इन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, जो आपके एक तो शहरी क्षेत्र है और एक कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में आजीविका के क्या क्या स्रोत है, ठीक है, उनके बारे में अपने को बताना है। क्या क्या पैटर्न है उसके बारे में बताना है। फिर आता है ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम में क्या अंतर है, मतलब जो परंपरा से अपन खेती करते आ रहे हैं और आधुनिक क्षेत्र में जो खेती हो रही है, आधुनिक टाइम में आधुनिक समय में जो खेती हो रही है, इन दोनों में क्या अंतर है, उसको अपन क्या बोलते हैं साथियों? उसको अपन बोलते हैं ट्रेडिशनल और फार्मिंग सिस्टम, मतलब इन दोनों में अंतर आपको बताना है। फिर आता है नेक्स्ट अपने अंतर है, सॉरी टिप्पणी है, वो टिप्पणी आपको बतानी है डिफरेंट इंडिकेटर्स टू स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम, मतलब अपने को आजीविका की स्टडी करनी है। किसी की आजीविका की स्टडी करनी है, जैसे मेरे को आपकी आजीविका की पता लगाना है, आपके घर की आजीविका का मेरे को पता लगाना है। तो आजीविका की स्टडी के लिए कौन कौन से होते हैं? एक तो सोशल में आपका सामाजिक स्तर देखूंगा, आपके रिलेशनशिप देखूंगा, इसके साथ में ही मैं आपके घर मकान देखूंगा, आपकी गाड़ी देखूंगा, उसके हिसाब से मैं आजीविका के स्रोत आपके पता लगा पाऊंगा। मतलब कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, क्या क्या सूचक होते हैं, किसकी आजीविका अच्छी है, इसकी अच्छी नहीं है, वो क्या सूचक होते हैं, उनके बारे में देखना है। इसके बाद में आता है रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इन इकोनॉमी, मतलब जो अपने फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, इसका जो अपने एक तो होती है अर्थव्यवस्था,
क्या होती है, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी होती है। अब अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, क्लाइमेट चेंज में क्या महत्व है, मतलब जो अपने जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन में क्या महत्व है, जलवायु परिवर्तन में क्या महत्व है, चेंजिंग लाइफ स्टाइल, मतलब जो लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन होता है, लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन होता है उसमें क्या महत्व है, उसमें क्या महत्व है। तो ये आपको कहीं ना कहीं बताना है, इन पर आपको टिप्पणी देनी है, ठीक है। इसके बाद में आप क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटरप्राइज, मतलब उद्यम क्या है, उद्यम क्या है। उद्यम का मतलब होता है जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट का कोई व्यवसाय लगाया हो, कोई छोटा आपने उद्यम स्टार्ट किया है, कोई स्टार्टअप किया है, नई चीज, मतलब नया आइडिया था और नए आइडिया के अकॉर्डिंग आप कोई कार्य करते हो, दैट इज एंटरप्राइज। क्या होता है, एंटरप्राइज होता है जिसको उद्यम बोलते हैं। जैसे कि आपके माइंड में सबसे पहले उद्यम किसी के मन में नहीं था कि अपन क्या कर सकते हैं, अपन वर्मी कंपोस्ट लगाकर ऐसे पैसे कमा सकते हैं, ऐसा अपन स्टार्टअप कर सकते हैं। आपके माइंड में आया कि वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाकर मैं ऐसे ऐसे करूं, फर्स्ट बार आपने सोचा, फर्स्ट बार आपने किया, दैट इज वो आपका क्या है, एंटरप्राइज है। इसके बाद में आता है एंटरप्राइज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर में क्या महत्व है, एग्रीकल्चर में इसका क्या महत्व है ये बताना है। रिस्क और सक्सेस फैक्टर बताना है। सक्सेस मतलब सफलता, सक्सेस मतलब क्या होता है बेटा, सफलता होता है। रिस्क का मतलब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं क्या है, रिस्क है, जोखिम है। क्या है बेटा, जोखिम है। किसमें, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में। मतलब रिस्क और सक्सेस के फैक्टर्स आपको बताने हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है आपको बताना है, बहुत सारी आपको स्किल्स बतानी है और प्रोग्राम्स बताने हैं जो कि प्रमोट करते हैं, जो कि प्रोत्साहित करते हैं। किसको प्रोत्साहित करते हैं बेटा, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं जो स्कीम्स किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है ना। मतलब फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए, मतलब कृषि पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी चालू की गई है, कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन से प्रोग्राम चालू किए गए उनके बारे में बताना है। फिर आता है नेक्स्ट, डिफाइन द एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम, इट्स अप्रोच और फ्रेमवर्क। इसका अपने को एएलएस बोलते हैं। एएलएस का आपको अप्रोच बतानी है, फ्रेमवर्क बताना है और इसका डेफिनेशन देना है। इसके बाद में आता है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, आपको स्टेटस बताना है, स्थिति बतानी है एग्रीकल्चर की इंडिया में और डिफरेंट स्टेट्स में, मतलब राज्यों में और देश में। आपको क्या बताना है, स्टेटस मतलब स्थिति बतानी है। क्या बतानी है, स्थिति बतानी है। इसके बाद में आता है डिफरेंट इनकम सोर्सेस ऑफ फार्मर्स एंड रूरल लाइफ। मतलब आपको एक तो फार्मर्स, एक तो क्या है बेटा, फार्मर्स मतलब किसान है, एक क्या है, रूरल पीपुल है, एक क्या है, रूरल पीपुल है। क्या है, रूरल पीपुल है। उनकी आपको क्या बताना है, उनके डिफरेंट इनकम सोर्सेस, मतलब उनके आय के क्या स्रोत है, आय के क्या स्रोत है उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया और स्टेट्स डिफरेंट इनकम सोर्सेस ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपुल। तो ये अपने क्या आ जाएगा बेटा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद में है कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम के क्या बताने हैं आपको, कंपोनेंट्स बताने हैं, घटक बताने हैं। घटक बताने हैं मतलब फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड में कौन कौन से घटक शामिल है, मतलब इस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल होती है। क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, मछली उत्पादन करना, पशुपालन करना, डेयरी वगैरह का कार्य करना। तो अलग अलग इसमें क्या होते हैं बेटा, घटक होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, घटक होते हैं फार्मिंग सिस्टम में। इसके बाद में आता है इनलिस्ट, मतलब उनकी क्या बतानी है, उनकी आपको सूची बतानी है, उनकी क्या बतानी है, सूची बतानी है और शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। क्या देना है बेटा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मतलब संक्षिप्त में क्या देना है आपको, परिचय देना है। संक्षिप्त में क्या देना है आपको, परिचय देना है। संक्षिप्त में क्या देना है बेटा, परिचय देना है। इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन चलते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले आता है डेफिनेशन और डेफिनेशन में सबसे पहले ही पूछ लिया जो अपनी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली रूप से याद
करना है बेटा, प्रैक्टिकली रूप से याद करना है, क्योंकि ऐसे कैसे क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं याद तो हो सारी चीजें, तो सारी चीजें याद होगी। जैसे आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा कि किसी भी साथी ने अगर कम्युनिकेशन ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की क्लास नहीं ली है तो वो जाकर ले लेना अभी से। और इसके बाद में अगर किसी भी साथी ने मैथ की क्लासे 5 नहीं ली है तो जाकर अभी ले लेना, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर, न्यू टाइप सॉल्यूशन, गेस पेपर सॉल्यूशन, सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। बहुत सारे साथी है कि बस वीडियो को देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए, बिना चैनल को लाइक किए हुए, और इसके साथ में ही बिना वीडियो को शेयर किए। आपको थोड़ा सा कि भी ऐसा नहीं आ रहा है, मन से फील नहीं हो रहा है कि सर अपने लिए इतना कर रहे हैं तो अपन इतना सा काम नहीं कर सकते, ठीक है। एक मोटिवेशन के लिए इतनी चीज तो बनती है हमारे लिए कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बस इतना सा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? एप्लीकेशन पर मिलेगी, गेस पेपर वाले फोल्डर में मिलेगी। देखिएगा, सबसे पहले आता है लाइवलीहुड या आजीविका की परिभाषा। मतलब इसमें क्या है, कुछ तो क्षमताएं हैं, कुछ संसाधन है और कुछ गतिविधियां हैं। मतलब लाइवलीहुड क्या है, कुछ क्षमताएं हैं, कुछ संसाधन है, कुछ गतिविधियां हैं जो कि संदर्भित करती है जीवन की आवश्यकताएं, जैसे भोजन, पानी, कपड़े, आश्रय, आय को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें वे सभी गतिविधियां और संसाधन शामिल होते हैं जिन पर व्यक्ति और परिवार अपना जीवन व्यापन करने के लिए निर्भर होते हैं। मतलब व्यक्ति को जिन भी चीजों पर निर्भर होना पड़ता है अपना जीवन व्यापन करने के लिए, जिन भी चीजों पर निर्भर होना पड़ता है, दैट इज लाइवलीहुड, दैट इज आजीविका। वो क्या है बेटा? आजीविका है। क्या है? आजीविका है। मतलब आजीविका उन क्षमताओं, संसाधनों और गतिविधियों को संदर्भित करता है जो कि क्या करती है, जीवन की आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, आय वगैरह, आश्रय वगैरह, इनको सुरक्षित करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो उनको क्या करता है? आजीविका क्या करता है? संदर्भित करता है। इसके साथ में इसमें वे सभी आर्थिक गतिविधियां भी शामिल होती है, संसाधन शामिल होते हैं जिन पर व्यक्ति या परिवार अपना जीवन व्यापन करने के लिए क्या होता है बेटा? निर्भर होता है। क्या होता है? निर्भर होता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने क्या आ जाता है? लाइवलीहुड या आजीविका। समझ में आया कि नहीं आया कि आजीविका क्या होता है बेटा? जिन पर व्यक्ति क्या होता है? निर्भर होता है। अपनी जो आवश्यकताएं होती है जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, आश्रय, जो भी आवश्यकताएं होती है, मतलब जीवन व्यापन करने के लिए जो गतिविधियां होती है उनको अपन बोल सकते हैं क्या? गतिविधियों के लिए निर्भर रहता है जिन पर वो आजीविका होती है, वो लाइवलीहुड होती है, ठीक है। जैसे आप कृषि करोगे तब आपके पास में इनकम आएगी, तब आप सारी आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी चीजें शामिल होती हैं जीवन व्यापन करने के लिए, ठीक है, तो उन एक्टिविटीज को, उन सोर्सेस को क्या कहते हैं साथियों? उनको लाइवलीहुड कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइवलीहुड कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में अपने आता है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है बेटा? फार्मिंग सिस्टम होता है कि जैसे आप फसल उत्पादन कर रहे हो, फसल उत्पादन के साथ साथ में आप क्या कर रहे हो, जैसे आईएफएस होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। मतलब फार्मिंग सिस्टम इस प्रकार से होता है कि आप फसल उत्पादन है, इसके साथ में ही आप जैसे मुर्गी पालन है, और इसके साथ में ही डेयरी वगैरह और पशु पालन है, इसके साथ में ही जैसे आप एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब फॉरेस्ट वगैरह जो पौधे, पेड़ वगैरह है वो भी साथ में लगा रहे हो, इसके साथ में मछली पालन कर रहे हो। मतलब आप इनको किस प्रकार से आप यूज करते हो, किस प्रकार से आप इनको अप्लाई करते हो अपने फील्ड पर, उसको बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? फार्मिंग सिस्टम। जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इन सभी को इस प्रकार से लागू किया जाता है ताकि पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, मृदा स्वास्थ्य पर, और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, अधिक से अधिक उत्पादन और संसाधनों का कुशल रूप से क्या हो? उपयोग हो। आपके पास में जो भी रिसोर्सेस है वो सारे क्या हो जाएंगे? यूज हो जाएंगे। तो देखिएगा, खेती एक समग्र दृष्टिकोण है जो कि किसी खेत में फसल उत्पादन, पशु पालन, मत्स्य पालन, वानिकी मतलब जो पेड़ वगैरह लगाना, अन्य गतिविधियों को जोड़कर संसाधनों को टिकाऊ उपयोग और आय के अधिक उत्पादन पर क्या होता है? केंद्रित होता है। जो चीजें बताई वो आई नहीं आई कि खेती का जो एक क्या होता है? प्रकार होता है। खेती का एक प्रकार होता है जिसमें जितने भी अपने हैं, जैसे अपन बात करें तो ये क्या कर सकते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन है, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी जिसको यहाँ पर बोला गया है,
मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी वगैरह, इनको इस प्रकार से यूज करते हैं ताकि अपने को उत्पादन अत्यधिक प्राप्त हो, अपने पास में जो रिसोर्सेस है उनको अपन अच्छे से क्या कर सके, यूज कर सके, उनको बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। एग्जांपल लेता हूं, ये खेत है, ठीक है, यहाँ पर एक तो मैंने पेड़ लगा दिए, एक मैंने पशु पाल लिए, एक मैंने क्रॉप्स लगा ली, ठीक है, इनका ही एग्जांपल ले लेता हूँ। एक मैंने मछली पाल ली, मछली पालन कर लिया। अब बेटा पशुओं से जो गोबर प्राप्त होगा उनको मैं किस में दूंगा, उनको मैं फील्ड में दूंगा, तो फील्ड में दूंगा तो इससे प्रोडक्शन अधिक प्राप्त होगा, इससे प्रोडक्शन अधिक प्राप्त होगा, ठीक है, और इससे प्रोडक्शन प्राप्त होगा, उसमें दाना मिलेगा, उस दाना को मैं मछली को खिलाऊंगा, मछली को खिलाने के बाद में मछली से क्या मिलेगा, उत्पादन मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ठीक है, इसका चारा मिलेगा जो पशुओं को खिला दूंगा, इसका चारा पशुओं को खिला दूंगा, इसके साथ में ही इससे जो प्रोडक्शन प्राप्त होगा, मतलब इसकी जो भी इसके अपशिष्ट वनस्पति वगैरह है वो मृदा पर गिरते ही मृदा का क्या होगी, सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। मतलब इस प्रकार से आपस में ये रिसोर्सेस यूज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि सर बिल्कुल आ रहे हैं, उसी को बोलते हैं बेटा फार्मिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। एक होता है क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न होता है। क्रॉपिंग पैटर्न में तो अपन जो क्रॉप्स है जैसे मोनो क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, वो तो उनका ही करते हैं। यहाँ पर घटक आ जाते हैं, मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में अंतर होता है। मिश्रित खेती में क्या करते हैं, कृषि भी साथ में करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर करके रखना फर्स्ट ईयर से ही कि फार्मिंग सिस्टम अलग होता है, क्रॉपिंग पैटर्न अलग होता है। फार्मिंग सिस्टम में जो अपन फार्मिंग के जो कृषि के अलग अलग जैसे व्यवसाय है, जैसे कि पशुपालन हुआ, मछली पालन हुआ, इन सभी को इंटीग्रेटेड किया जाता है। और क्रॉपिंग में क्या करते हैं, सभी फसलों को इंटीग्रेटेड करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मिंग सिस्टम हो जाता है। इसके बाद में आता है वैल्यू चेन। क्या होती है बेटा, वैल्यू चेन। वैल्यू चेन को मैं अगर समझाना चाहूं, जैसे आप किसान हो, आप किसान हो तो क्या करोगे, उत्पादन करोगे, प्रोडक्शन करोगे। जैसे आप उत्पादन कर रहे हो, गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, ठीक है। अब गेहूं को उत्पादक से कहां तक पहुंचाना, उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाना। उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो एक चेन होती है, जो एक श्रृंखला होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं वैल्यू चेन। क्या कहते हैं बेटा, वैल्यू चेन। मतलब आप उत्पादन कर रहे हो, उसको आप से लेकर जो यूज करेगा, जो उसको कंज्यूम करेगा, उसको क्या कहते हैं, उस पूरी चेन को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको अपन कहते हैं वैल्यू चेन। उसमें प्रोसेसिंग हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है। इसमें देखो, मूल्य श्रृंखला उन सभी गतिविधियों की श्रृंखला है जो कि किसी कृषि उत्पाद को उत्पादन से, मतलब प्रोडक्शन से, आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, तो प्रोडक्शन से उपभोक्ता तक, मतलब कंज्यूमर तक, कहां तक, कंज्यूमर तक लाने में क्या होता है, शामिल होती है। इसमें पूर्व उत्पादन हो सकता है, इसके साथ में प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, जैसे टमाटर का सॉस बना दिया, वो चीजें शामिल हो सकती है। इनका स्टोर कर लिया, वो शामिल हो सकता है। इनका आपने क्या कर दिया बेटा, इनका आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा, ट्रांसपोर्टेशन शामिल होता है। इनमें मार्केटिंग होती है, बेचने के लिए जो भी क्रियाएं कर रहे हो वो भी वैल्यू चेन में ही क्या होती है, शामिल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो मूल्य बढ़ता है, मतलब जैसे टमाटर का आपने सॉस बना दिया, प्रोसेसिंग कर दी, तो कहीं ना कहीं उसका मूल्य बढ़ रहा है कि सर बढ़ रहा है, जिससे उसकी गुणवत्ता और कीमत भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अंत में किसानों को और अन्य हितधारकों को क्या होता है, अच्छा क्या होता है, लाभ होता है। तो इसको बोलते हैं वैल्यू चेन। क्या कहते हैं बेटा, वैल्यू चेन कहते हैं। कहीं ना कहीं एकाग्रत होकर और इसके साथ में ही कंसंट्रेट होकर अगर सारी चीजें सुनोगे, सारी चीजें माइंड में आएगी, पूरी चीजें आपके माइंड में बैठ जाएगी। इसके बाद में आता है बेटा नाबार्ड। क्या आता है, नाबार्ड आता है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है, फुल फॉर्म दोबारा से सुनना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक क्या आ जाएगा, रूरल डेवलपमेंट आ जाएगा। मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या है, नाबार्ड। स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982। इसके साथ में इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, प्रेजेंट टाइम में मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में क्या है बेटा, स्थापित है, मतलब प्रेजेंट है। इसके साथ में ही इसके 12 जुलाई 1982 को क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक इसका क्या है, पूरा नाम है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल
डेवलपमेंट बैंक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे अपने आता है बेटा, नेक्स्ट आता है इसकी भूमिका क्या होती है वो भी मैं बात कर लेता हूँ। इसकी भूमिका होती है, नाबार्ड एक प्रकार की संस्था है, पहले ये काम नहीं करती थी, पहले ये कृषि क्षेत्र में काम नहीं करती थी, पर इसको क्या करवाया गया, फिर कृषि क्षेत्र में इसको अप्लाई करवाया गया। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। किस लिए स्थापना हुई? इसकी स्थापना हुई ताकि ये कृषि क्षेत्र में, जो अपना कृषि क्षेत्र है उस कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्या कर सके, उपयोग आ सके, कृषि क्षेत्र में क्या आ सके, उपयोग आ सके, और कृषि क्षेत्र में जो भी किसान वगैरह है, जो भी किसान वगैरह है, किसानों को क्या मिल सके, एक अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। क्या मिल सके बेटा? अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। और वो प्रोडक्शन कब प्राप्त होगा कि सर वो प्रोडक्शन अपने को प्राप्त होगा जब अपने को टाइम टू टाइम इनपुट देंगे। खेती में क्या देंगे? इनपुट देंगे। इनपुट के लिए अपने को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अब पैसे तो कब आएंगे? जब अपन जो भी फसल है ना, उस फसल का क्या आएगा? उत्पादन आएगा। अब उत्पादन पहले आता है, पहले बुआई करते हैं, इनपुट लगाते हैं, सर पहले इनपुट लगाते हैं। अब किसान इतना भी अमीर तो है नहीं, अमीर होता तो क्यों ही खेती करता। ठीक है, ठीक है, आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपन बात करें तो उसके पास में किसान की स्थिति भी आप जानते हो कि अच्छा भाव नहीं मिल पाता है, ऐसा नहीं हो पाता है, इस कारण से वो इनपुट अच्छे से यूज नहीं कर पाता है। और कहीं ना कहीं ये जो एरिया है ना, वो पिछड़ा हुआ ही था, ये एरिया पिछड़ा हुआ ही था। अब भाई साहब भारत बढ़ रहा है, विकास हो रहा है भारत में, पर ये जो पिछड़ा वर्ग है, मतलब जो किसान जो है, उनका पिछड़ापन कैसे दूर करे? तो भाई साहब एक कमेटी थी, उसने नाबार्ड की स्थापना के लिए सजेस्ट किया, और फिर नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना हुई कि जो छोटे उद्यम अपना रहे हैं गांवों में, और जो लोन लेना चाहते हैं, मतलब क्रॉप लोन लेना चाहते हैं, केसीसी वगैरह, तो उनके लिए क्या किया गया, नाबार्ड कार्य किया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस चीज की, और जो भी रूरल एरियाज है, जो कृषि के क्षेत्र है, वहां पर छोटे कारीगर वगैरह है, जो किसान वगैरह है, उनको मैं लोन अवेलेबल करवाऊंगा, और उनको ऋण अवेलेबल करवाऊंगा, और उनकी जो स्थिति है ना उसको सुधारूंगा। तो इसका कार्य क्या था कि जो कृषि, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प, लघु उद्यम, इनको मजबूत करने के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना ही इसका क्या था, मेन कार्य था नाबार्ड का। इसके बाद में आता आईसीआर। आईसीआर की स्थापना कब हुई थी बेटा? 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी बेटा? इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है कि सर नई दिल्ली में है। कहां पर है बेटा इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किसका? आईसीआर का। फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको हिंदी में अपन बताना चाहें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की, और इसकी क्या भूमिका होती है? तो इसकी भूमिका है भाई साहब, ये एक तो रिसर्च में कार्य करता है, एक तो ये रिसर्च में कार्य करता है, मतलब अनुसंधान। आपने देखा होगा आईसीआर के द्वारा ये किस्म डेवलप की गई है, आईसीआर के द्वारा ये किस्म डेवलप की गई है। सुना था कि सर बिल्कुल सुना था। या आईसीआर के अंडर आने वाली जितनी भी यूनिवर्सिटी जो वो रिसर्च का कार्य करती है कि सर बिल्कुल करती है। आईसीआर के अंडर केवीके आते हैं, आईसीआर के अंडर केवीके आते हैं, वो रिसर्च का ही कार्य करते हैं कि सर बिल्कुल करते हैं। ठीक है, प्रसार का कार्य करते हैं कि सर बिल्कुल करते हैं। एक्सटेंशन का भी कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? एक्सटेंशन का भी कार्य करते हैं। इसके साथ में एजुकेशन का कार्य करते हैं कि सर एजुकेशन का कार्य यूनिवर्सिटीज करती है ना। हम किस में पढ़ते हैं? हम भी यूनिवर्सिटीज में, या यूनिवर्सिटीज के अंडर आने वाली जो कॉलेज होती है उनमें पढ़ते हैं। तो रिसर्च, एक्सटेंशन और इसके साथ में ही एजुकेशन का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। एक्सटेंशन और एजुकेशन अलग अलग है, तो ये क्या कार्य करते हैं? रिसर्च का, अनुसंधान का कार्य, एक्सटेंशन प्रसार का कार्य, और शिक्षा का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कौन करता है? आईसीआर करता है। इसके बाद में अंतर आता है अपने, क्या आता है बेटा? अंतर आता है, और अंतर दो चीजों में पूछा गया है, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में और एक शहरी क्षेत्रों में। जो लाइवलीहुड का जो पैटर्न है, मतलब आजीविका का सोर्स है, आजीविका का स्रोत है या पैटर्न है, वो अपने को समझाना है। अब भाई साहब आप बताओ कि लाइवलीहुड मतलब जो आजीविका है, वो आजीविका अपन बात करें तो आजीविका अपने एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, एक शहरी क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या पैटर्न है और शहरी क्षेत्रों में क्या पैटर्न है? अब ग्रामीण क्षेत्रों की कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वगैरह, छोटे कारीगर, मजदूर वगैरह ये होते हैं। और बड़े शहरी क्षेत्र में बात करें तो शहरी क्षेत्रों में तो बहुत सारा स्कोप होता है, जैसे
औद्योगिक वगैरह और कोई खुद का उद्यम होता है, कोई किसी का उद्योग होता है, किसी का खुद का बिजनेस होता है, कोई जॉब में होता है, मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट पर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं। अब इसमें रूरल एरियाज में और ग्रामीण क्षेत्रों में, सॉरी रूरल एरियाज और शहरी क्षेत्रों में अपने को अंतर देखना है। तो सबसे पहले आता है कि आजीविका मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन, कुटीर उद्योगों पर आधारित होती है। पहले किसकी बात कर रहे हैं, अंतर में लिख देना, मैंने ये एज इट इज ऐसे लिखा है लाइन टू लाइन में, आपको ऐसे नहीं लिखना है अंतर, ठीक है, उस टाइप से लिखना है। तो सबसे पहला आता है रूरल एरियाज और इसके साथ में ही अपने जो अर्बन एरियाज है उनमें अंतर। तो सबसे पहले रूरल एरिया कहता है कि मेरे एरिया में जो आजीविका का स्रोत है वो एक तो कृषि है, एक पशुपालन है, एक वानिकी है और एक मत्स्य पालन है। क्या है बेटा, मत्स्य पालन है, और एक क्या है, कुटीर उद्योग है। क्या है बेटा, कुटीर उद्योग है। तो अब ये तो बोलता है कि जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है कि यहाँ पर तो क्या है, पशुपालन, कृषि और इसके साथ में वानिकी और मत्स्य पालन और कुटीर उद्योगों पर क्या है, आधारित है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने क्या आता है, नेक्स्ट अपने आता है साथियों कि जो मौसमी रोजगार, मौसमी रोजगार का मतलब होता है कि जैसे खरीफ की फसल है, अब खरीफ की फसल में जितना, जैसे खरीफ की फसल में भी बात करें, एक तो निराई गुड़ाई के टाइम आएगा रोजगार, मजदूर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपन बात करें तो जो मजदूरी का टाइम आता है या जो खेती करने का टाइम आता है वो निराई गुड़ाई और कटाई के टाइम ही होता है मेनली। तो ठीक है, अपने घर वाले भी काम करते हैं खेती में, निराई गुड़ाई और कटाई के टाइम ही करते हैं, फिर बाकी तो इतना कोई ज्यादा काम नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि ये मौसमी रोजगार है और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो भाई साहब नहीं होगी खेती। ठीक है, कई भी क्षेत्रों पर वर्षा आधारित होता है, कई बार बाढ़ वगैरह आ जाती है, आपदाएं आ जाती है, नहीं होती है खेती। तो ये क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों पर भी क्या होती है, निर्भर होती है। इसके बाद में आता है आय के स्रोत सीमित होते हैं, सोर्सेस सीमित होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। जैसे कृषि कर लिया, मजदूरी कर ली, यही होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में मेनली। आजकल तो और भी डेवलपमेंट हो गया, और भी विकसित कर लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा डेवलप हो रहा है, पर मेनली बात करें तो आय के स्रोत सीमित होते हैं शहरों की बजाय। ठीक है, अब आता है अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो आजीविका का जो स्रोत है वो रहता है नौकरियां हो गई, व्यापार हो गया, सर्विसेज सेवाएं हो गई, उद्योगों के इर्द गिर्द क्या करती है, घूमती है। मतलब यहाँ पर बहुत सारा स्कोप रहता है नौकरियां, व्यापार, सेवाएं और इसके साथ में उद्योगों में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अधिक अवसर होते हैं। मतलब शिक्षा मान लो, स्वास्थ्य मान लो, और इनमें क्या होता है, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में क्या होते हैं, अधिक अवसर होते हैं। अधिक क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। अधिक अपॉर्चुनिटी, अधिक क्या होते हैं, अवसर होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अधिक अवसर होते हैं। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों की कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में क्या होती है, ज्यादा रहता है। इसके बाद में अपन बात करें तो वेतन क्या होता है, अधिक होता है, और प्रतिस्पर्धा और जीवन यापन की लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसमें भाव भी ज्यादा होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई कम होती है और शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। तो ये क्या है, तीन अंतर है मेनली, और भी आप ऐड कर सकते हो जो शहरों में आपको लगता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको लगता है। ठीक है, अब आप जनसंख्या का वो मत कर देना कि जनसंख्या वहां ज्यादा होती है, वहां पर कम होती है, ये होता है, ये होता है। जो ऑथेंटिक लगे ना वो चीज कर देना, लाइवलीहुड से रिलेटेड। अब इसके बाद में होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग। किसमें आता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग में क्या आता है बेटा, अंतर आता है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या है और मॉडर्न फार्मिंग क्या है। 1 मिनट आप सोचेंगे और फिर मैं आपको चलता हूं आगे की ओर लेके। ठीक है, 1 मिनट आप देखो इनको।
अब अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। अब अपने हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग में और मॉडर्न फार्मिंग में क्या है बेटा अंतर है, कि ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या है और जो मॉडर्न फार्मिंग है वो क्या है। अब आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल फार्मिंग तो होती है जो पहले से चली आ रही है, मतलब पहले अपन जो भी खेती कर रहे थे केमिकल वगैरह यूज नहीं कर रहे थे, इसके साथ में नई टेक्नोलॉजी वगैरह इनका भी यूज नहीं कर रहे थे, पशुओं वगैरह की सहायता से खेती करते थे, जुताई वगैरह करते थे। मॉडर्न फार्मिंग में क्या हो गया, केमिकल वगैरह का भी यूज कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ये मॉडर्न फार्मिंग आती है। ठीक है, अब देखिएगा प्रोडक्शन पहले क्या होता था, कम होता था, आज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मृदा वगैरह स्वास्थ्य वगैरह पर इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, पहले कम पड़ता था। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल फार्मिंग, मतलब इसमें स्थानीय बीजों का यूज करते थे, और उसमें क्या करते हैं, जो अपन बात करें कि मॉडर्न में क्या करते हैं, संकर बीजों का इनका यूज करने लगे। श्रम प्राकृतिक उर्वरकों पर क्या होता है, निर्भर, मतलब पहले बात करें तो मैनुअल लेबर रहती थी, मतलब हाथों से ही सारा काम करते थे, इसके साथ में स्थानीय बीजों का यूज करते थे, इसके साथ में प्राकृतिक कारकों पर कहीं ना कहीं क्या होती थी, निर्भर होती है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पारंपरिक खेती या ट्रेडिशनल फार्मिंग, पारंपरिक खेती या ट्रेडिशनल फार्मिंग। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है कि कम उत्पादकता और उपभोग पर आधारित होती है, मतलब कम उत्पादकता और उपभोग पर क्या होती है, आधारित कृषि होती है। कौन सी, उत्पादन कम होता है और उपभोग के लिए मेनली अपने घर वगैरह के लिए, जो घर के सदस्य होते हैं उनके खाने के लिए ही होती है मेनली। ठीक है, तो वही होती है कि कम उत्पादकता होती है, कम उपभोग, मतलब जो उपभोग है वो खुद करने के लिए करते हैं बस ओनली। इसके बाद में आता है प्रौद्योगिकी और सिंचाई का क्या करते हैं, मेन टेक्नोलॉजी का कम यूज करते हैं, सिंचाई का भी क्या करते हैं, कम उपयोग करते हैं। तो ये अपने आती है ट्रेडिशनल जो पहले से चली आ रही है। एक आती है कौन सी, मॉडर्न फार्मिंग, जिसमें उन्नत किस्म के बीजों का यूज करते हैं, मैनुअल की जगह किसका यूज करते हैं, मशीनरी का, जो लोकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, नेचुरल, उसकी जगह अपन क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का यूज करते हैं। फिर आज बाद में आता है व्यावसायिक फसलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक उत्पादकता प्राप्त की जाती है, मतलब हाइयर यील्ड प्राप्त करते हैं। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने आता है साथियों आगे की ओर कि बेहतर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और सिंचाई और वैज्ञानिक विधियों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया, और भी चीजें आप इनमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे आता है कि डिफरेंट इंडिकेटर्स टू स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसकी आपको आजीविका का अध्ययन करना है, उसकी आजीविका का अध्ययन करना है कि इसकी आजीविका कैसी है कैसी नहीं है। तो आप उसकी आजीविका का कैसे अध्ययन करोगे, जैसे आप कोई भी व्यक्ति है, आपका परिवार ही है, तो आपकी आजीविका का मैं अध्ययन करूं तो आपके पापा क्या करते हैं, इसके साथ में ही अपन बात करें तो आप क्या कार्य करते हो, घर पर क्या कार्य करते हो, आपकी मम्मी क्या करती है, इसके साथ में आपके आय के क्या क्या सोर्सेस है, आपकी समाज में आपका स्टेटस कैसा है, वो सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। और इसके साथ में आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी कहीं ना कहीं काम में आती है। जीवन यापन करने के लिए रिलेशनशिप भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आय ही जरूरी है, आय ही लाइवलीहुड नहीं है, उसको तो इनकम ही बोल देते हैं। लाइवलीहुड में और भी फैक्टर काम करते हैं जो कि मैंने पहले आपको बताया था अच्छे से। सबसे पहले आता है इनकम सोर्सेस, क्या आता है बेटा, इनकम सोर्सेस आता है लाइवलीहुड में। देखिएगा यह क्या करता है, व्यक्ति की जो इनकम है, व्यक्ति या परिवार की अपनी आजीविका कैसे कमा रहे हैं, या चाहे वह कृषि करते हो, इसके साथ में मजदूरी, व्यापार, सरकारी नौकरी, इनके माध्यम से हो, ये चीजें पहले देखते हैं। उनके आय के सोर्सेस देखते हैं, क्या वो सरकारी नौकरी में है, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। अब आप ही देख लो, आप ही इनसे लगा लो कि यहाँ पर कोई बिजनेस कर रहे हैं अच्छा, तो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, मतलब लाइवलीहुड का जो है उनका अच्छा योगदान है, लाइवलीहुड उनकी अच्छी है। इसके साथ में ही अपन बात करें नेक्स्ट, व्यापार हो गया, इसके साथ में मजदूरी कर रहे हैं कि मजदूर आदमी है लाई, और वो क्या करता है, कहीं ना कहीं मजदूर आदमी है, अपने जीवन यापन कर रहा है। इसके साथ में अपन बात करें कृषि की, कृषि में किसान है, अच्छा भाव नहीं मिल पाता, उस नजर से देखेंगे। एक सरकारी नौकरी के यार अच्छा कमाता है, यार अच्छा कमाता है, बिजनेसमैन की तरह तो नहीं होगा पर अच्छा कमाता है। ठीक है, अपना जो खान पान है वो सारी चीजें अच्छे से हो जाती है। तो पहला क्या देखते हैं, पहला अपन देखते हैं इनकम का सोर्सेस। अब फिर भाई साहब कोई ये सारी चीजें नहीं करता और उसके घर पर क्या है, 10 करोड़ की 20 करोड़ की जमीन पड़ी है, ठीक है, या इसके साथ में ही इतनी संपत्ति पड़ी है, हजारों करोड़ों की क्या पड़ी है, संपत्ति पड़ी है, तो भाई साहब उसको आप क्या वैसे ही समझोगे क्या,
उसको भी समझना पड़ेगा, उसके कोई किराया वगैरह आता होगा, कुछ और आता होगा, ठीक है, तो वो भी उसकी क्या है, कहीं ना कहीं उसको जो अपने लाइवलीहुड देखे तो वो चीज भी अपन देखते हैं कि एसेट, एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति, उसके पास में जो है वो चीज भी अपने को देखनी पड़ती है। तो इसमें आती है यहाँ आर्थिक स्थिरता और उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, जैसे कि भूमि हुई, कोई मशीन वगैरह है, कोई मवेशी वगैरह है, अन्य भौतिक और वित्तीय संपत्तियां उसके पास में है, तो वो क्या आती है, वो आती है साथियों अपने एसेट आती है, क्या आती है, एसेट आती है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब यह नौकरी की सुरक्षा, वेतन दर, मतलब नौकरी एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस, मतलब जो कार्य कर रहे हैं ना उसमें कितना वेतन मिल रहा है, वेतन के साथ में क्या उसकी सुरक्षा है, क्या वो परमानेंट रहेगा या कोई 10-20 दिन का, महीने 2 महीने का, साल 2 साल का खेल है, या काम की उपलब्धता के बारे में जानकारी क्या बताती है, लाइवलीहुड का इंडिकेटर है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्सेस टू रिसोर्सेस, मतलब इसमें जल, ऋण सुविधाएं, बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल शामिल है, जो कि आजीविका बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एक्सेस में एक और चीज आती है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज होती है, क्या होती है बेटा, लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, देयताएं, देयताएं का मतलब होता है कि भाई साहब एक अच्छी उसकी लाइफ स्टाइल है, सब कुछ अच्छा है, पर ये नहीं इसके करोड़ों का क्या चल रहा है, इसके करोड़ों का लोन चल रहा है, उसकी लाइबिलिटीज मतलब उसको देना है लोगों को, ठीक है, तो वो चीज भी देखी जाती है बेटा, तो वो आती है एक्सेस टू रिसोर्सेस में। इसके बाद में आती है जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता, मतलब प्राकृतिक आपदा, आर्थिक झटके, इसके साथ में सामाजिक विघटन और पलायन, नीति में बदलाव के प्रति प्रणाली में सहनशीलता का मूल्यांकन करता है कि मान लो सपोज करो कि आगे कोई नीति में परिवर्तन हो जाता है या कोई भी आर्थिक से रिलेटेड सामाजिक विघटन, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो बेटा उस कंडीशन में वो क्या करे, उस कंडीशन में वो क्या करे, तो जोखिमों के प्रति उसकी संवेदनशीलता है कि नहीं है, उसके पास में अल्टरनेट कोई ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आता है सोशल नेटवर्क, क्या आता है बेटा, सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क का मतलब होता है कि आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि समर्थन प्रणालियां प्रदान करता है, ज्ञान का आदान प्रदान सुविधाजनक बनाता है, मतलब उसका सोशल, समाज में नेटवर्क कैसा है, समाज में स्टेटस कैसा है, वो चीज अपन देखकर आजीविका का पता लगा सकते हैं। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला अपने क्लियर हो जाता है। पहली चीज अपन ने क्या देखी बेटा, पहली चीज अपन ने देखी कि उसके आजीविका के स्रोत क्या क्या है, उसके आजीविका के स्रोत क्या क्या है, मतलब कैसा उसका स्टेटस है, उसके इंडिकेटर्स, उसके संकेतक अपन ने देखे, उसके संकेतक अपन ने देखे, उन संकेतक के द्वारा अपन ने पता लगा लिया कि उसकी कैसी स्थिति है। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की क्या रोल है, क्या भूमिका है, और क्लाइमेट चेंज और चेंजिंग लाइफ स्टाइल में क्या उसकी भूमिका है, वो कहीं ना कहीं अपने को बतानी है। मतलब रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इन इकोनॉमी, मतलब जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड है उसका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। क्लाइमेट चेंज, मतलब जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा, उसमें उसका क्या योगदान है। या फिर चेंजिंग लाइफ स्टाइल, मतलब लाइफ स्टाइल आजकल लोगों की चेंज हो रही है, तो उसमें क्या भूमिका है, वो सारी चीजें अपने को देखनी है। तो सबसे पहले है कि अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, तो सबसे पहली चीज है कि बेटा ये करोड़ों लोगों का क्या है, आजीविका का स्रोत है। कृषि करोड़ों लोगों का क्या है, आजीविका का स्रोत है, मतलब 70% जो जनसंख्या है ना, 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, ठीक है। अभी इसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखना, और भी चीजें लिखनी है, अब मैंने तो बताया नहीं, अब मैं क्या बताऊं कि अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। पशुपालन करते हो उसका भी योगदान है, आयात निर्यात करते हो उसका भी योगदान है, इसके साथ में ही बागवानी की फसलें लगाते हो उसका भी योगदान है, और इसके साथ में अपन बात करेंगे तो जो क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं वो भी है, मछली पालन, सबका योगदान है, ठीक है। तो यह बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हो। तो करोड़ों लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है कृषि, और विशेष रूप से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों में और स्थानीय बाजारों में भी क्या करता है, समर्थन करता है, उनको रॉ मटेरियल प्रदान करता है। तो इसका योगदान है, एक महत्वपूर्ण योगदान है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। इसके बाद में
आता है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आजीविका का क्या प्रभाव पड़ रहा है, या आजीविका का उस पर क्या, आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिएगा वर्षा पैटर्न में बदलाव हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, अधिक मौसम की घटनाएं हो रही है, फसल उत्पादन और पशु स्वास्थ्य को क्या करती है, ये चीजें प्रभावित करती है क्लाइमेट चेंज वाले, जिससे प्रोडक्टिविटी घटती है और आजीविका पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। मतलब आजीविका पर प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट चेंज का जलवायु। अब भाई साहब कभी वर्षा आती नहीं है, कभी लेट आती है, कभी जल्दी आती है, तो भाई साहब इसका क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। पर आजकल इसमें भी कृषि में इसके प्रति प्रतिरोधी किस्मों का क्या करने लगे, डेवलपमेंट करने लगे। तो क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ता हो गया। इसके बाद में आता है कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे कृषि प्रथाएं हो गई, चावल की खेती, मवेशी प्रबंधन, उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ग्रीन हाउसों के उत्सर्जन का कारण। मतलब भाई साहब ग्रीन हाउस गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जैसे चावल की खेती से, धान की खेती से CH4 का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें जैसे उर्वरक, फर्टिलाइजर, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, उन केमिकल से भी मृदा स्वास्थ्य पर, पर्यावरण स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो अपने फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड है ना, मतलब फार्मिंग है, उस फार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज पर पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज यही करता है भाई साहब, यही क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की, चेंजिंग लाइफ स्टाइल, मतलब लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं क्या चेंज हो रहा है। तो भाई साहब शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मैनुअल श्रम की उपलब्धता कम हो रही है। मतलब जो लोग काम करते हैं ना, शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं, लोग शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं और मैनुअल श्रम की कमी हो रही है, जिससे यांत्रिक कृषि औद्योगिकीकरण की ओर क्या हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है। मतलब अब चेंजिंग लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, धीरे धीरे चेंज हो रही है कि अब मैनुअल श्रम तो कम मिल रहा है, मतलब मैनुअल लेबर तो कम मिल रही है, और बाकी जो कृषि वगैरह, मशीनों वगैरह, उपकरणों वगैरह, इनसे क्या करते हैं, खेती करते हैं, इनसे क्या करते हैं बेटा, खेती का कार्य कर रहे हैं। फिर आता है एडेप्शन न्यू टेक्नोलॉजी। क्या आता है, एडेप्शन न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब नई प्रौद्योगिकियों के क्या है, अनुकूल है। तो इसमें देखिएगा किसान उन्नत तकनीकों और सटीक खेती और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं, ताकि पर्यावरण परिवर्तनों और इसके साथ में ही बाजार की मांगों का सामना किया जा सके। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप्स वगैरह ये अपन डेवलप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है कि उसके प्रति एडेप्शन, अनुकूल कर रहे हैं। इसके बाद में आता है इन्फ्लुएंस चेंजिंग डाइट्स, मतलब बढ़ती शहर की आबादी आहार की आदतों को भी प्रभावित कर रही है। जैसे कि खेती की प्रणालियों को अधिक विविध और वाणिज्यिक रूप से लाभकारी फसलों को स्थानांतरित कर रही है। मतलब जैसे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अलग अलग फसलों की डिमांड हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक आजीविका पर प्रभाव है। इसके साथ में अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द एंटरप्राइज, मतलब उद्यम क्या है, उद्यम क्या है, उद्यम के प्रकार क्या है, और इसका इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है, एग्रीकल्चर में महत्व क्या है। तो वो अपने को देखना है कि उद्यम का क्या महत्व है, उद्यम के प्रकार क्या है, और इसके साथ में ही उद्यम क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा उद्यम क्या है। उद्यम मैंने आपको समझाया था वर्मी कंपोस्ट वाला एग्जाम्पल देकर अभी थोड़ी देर पहले। उद्यम का मतलब होता है एक संगठन या परियोजना जो कि किसी विशेष आर्थिक गतिविधियों में लगी होती है और जिसका उद्देश्य माल, सेवाएं उत्पन्न करना होता है, लाभ कमाना होता है। और इसके साथ में उद्यमों में अक्सर कृषि उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण, विपणन क्या होता है, शामिल होता है। मतलब कोई भी नया कार्य, इनोवेटिव कार्य आपने स्टार्ट कर दिया और जिससे आपको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है, दैट इज उद्यम, दैट इज एंटरप्राइज, नई चीज है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्यवसाय। व्यवसाय, बिजनेस तो क्या होता है, जो पहले से चला रहा है उसको अपन चलाते हैं, और एंटरप्राइज का मतलब होता है नई चीज आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद में अपने आता है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होता है स्मॉल एंटरप्राइज होता है, एक होता है मीडियम, एक होता है लार्ज। तो सबसे पहले स्मॉल एंटरप्राइज की बात करते हैं। इसमें क्या होती है, एक तो जो पूंजी वगैरह है, जो उत्पादन की क्षमता क्या होती है, कहीं ना कहीं सीमित होती है, लिमिटेड होती है। मतलब इसमें क्या होता है, उत्पादन भी कम होगा और पूंजी भी कम लगेगी, उत्पादन भी कम होगा, पूंजी भी कम लगेगी। आमतौर पर एक परिवार, कुछ व्यक्तियों द्वारा यह संचालित होता है, या तो कोई एक परिवार संचालित करेगा स्मॉल उद्यम को, या फिर कुछ लोग क्या कर लेंगे, इसको संचालित कर लेंगे। ठीक है, ये स्मॉल होता है। इसके बाद में आता है मीडियम। ये क्या होते हैं, छोटे उद्यमों से बड़े होते हैं, और बड़े उद्यमों से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इनके पास में जो श्रम शक्ति है वो बड़ी और उच्च उत्पादन क्षमता होती है। मतलब उत्पादन भी क्या होता
होता है, एक बड़े एरिया पर होता है। किसी ने वर्मी कंपोस्ट की उद्यम लगा रखी है, मतलब वो क्या है, इस्तेमाल है। एक है कि जो टमाटर का सॉस वगैरह बनाने का लगा रहा है, प्रोसेसिंग का लगा रखा है, जो बड़ी मात्रा में है उसको अपने मीडियम बोल दिया। एक है कि बल्क मात्रा में है, जैसे कि पूरे इंडिया में कोई सप्लाई कर रहा है, तो वो क्या होता है, वो होता है अपने ब्रॉड लेवल का। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं लार्ज टाइप का, मतलब इनमें क्या होता है, महत्वपूर्ण पूंजी और बड़े पैमाने पर संचालन, और इसके साथ में ही बड़ी श्रम शक्ति शामिल होती है, और इनके पास में बड़े बाजारों की सेवा करने की क्या होती है, क्षमता होती है। मतलब मैंने इंडिया का एक एग्जांपल आपके सामने लिया। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में क्या महत्व है। तो सबसे पहली चीज तो होती है बेटा इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। क्या होती है, कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है, अब अपन जैसे इफिशियंसी बढ़ेगी, प्रैक्टिसेस बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पहली चीज इन उद्यमों से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि रॉ मटेरियल की डिमांड होगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर इसके बाद में आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है आर्थिक विकास, मतलब उद्यम ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आय निर्माण में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। मतलब उद्यम ग्रामीण विकास में और इसके साथ में रोजगार सृजन में, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट देते हैं क्या, बिल्कुल देते हैं। जैसे कोई रॉ मटेरियल की कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में क्या करते हैं, उस फैक्ट्री में कुछ तो मजदूर लगते होंगे कि सर, लगते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है। ग्रामीणों को विकास मिलता है कि सर, मिलता है। आय का निर्माण होता है कि सर, मिलता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ये क्या होता है, स्थायी विकास। कृषि उद्यम प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग को भी क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता में बढ़ावा देते हैं। मतलब एक सस्टेनेबिलिटी का अर्थ समझना। सस्टेनेबल का मतलब होता है स्थायी, स्थायी का मतलब होता है कि आप उसको रेगुलर तरीके से करते रहो। ठीक है, ताकि कोई आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोर्सेस अपने लिए अवेलेबल होनी चाहिए, पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद में आता है फूड सिक्योरिटी। जब आप एंटरप्राइज को डेवलप करोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, फूड सिक्योरिटी। कभी भी आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि हाँ, भोजन की कमी है या इसके साथ में ही भुखमरी फैल रही है, जैसे पाकिस्तान वगैरह में सुना होगा। ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चर में अगर एंटरप्राइज होगा तो फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिस्क एंड सक्सेस फैक्टर्स इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। मतलब आपको रिस्क के, मतलब फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड में, मतलब जो कृषि पर आधारित आजीविका होती है, उसमें एक तो जोखिम क्या होते हैं, उसमें एक तो जोखिम क्या होते हैं, और इसके साथ में ही एक सफलता क्या होती है। एक सफलता क्या होती है, मतलब सफलता के कारक आपको बताने हैं और जोखिम के कारक बताने हैं कि क्या क्या तो रिस्क फैक्टर्स है और क्या क्या अपने सफलता के कारक है। तो उन दोनों को आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इन फार्मिंग में आपको बताना है कि कृषि आधारित आजीविका प्रणाली में विभिन्न जोखिम और सफलता को प्रभावित कर सकते हैं विभिन्न कारक होते हैं। सबसे पहले जोखिम फैक्टर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जोखिम फैक्टर्स की बात करते हैं। जोखिम फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, जैसे बाढ़ पड़ रही है, मतलब बाढ़ आ गई, सॉरी, अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ गई, तो जोखिम है कृषि में, मतलब अपनी फसल नष्ट हो जाएगी। एक सूखा पड़ रहा है कि सर, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। एक आपके तापमान बढ़ रहा है कि सर, बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। एक आपके अधिक लगातार समय तक वर्षा हो रही है, वो बाढ़ वाले में आ जाएगा। इसके साथ में एक कीटों का प्रकोप अधिक हो गया कि सर, वो भी आ गया। इसके साथ में खरपतवारों का अधिक प्रकोप हो गया कि सर, वो भी आ गया। रोगों का प्रकोप अधिक हो गया बेटा, वो भी आ गया। तो वो सारे क्या है, रिस्क फैक्टर है। क्या है, रिस्क फैक्टर है। जैसे कि अप्रत्याशित, कभी कभी वर्षा टाइम पर नहीं हुई, ठीक है, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा हो गया, कभी तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ये फसल की जो अपने पैदावार है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो पहला क्या हो जाता है, क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन का क्या हो जाता है, जलवायु परिवर्तन का क्या हो जाता है साथियों, जलवायु परिवर्तन का फैक्टर हो जाता है। मतलब जलवायु परिवर्तन एक रिस्क है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड में। दूसरा आता है मार्केट रिस्क। मार्केट में कभी प्राइस बढ़ती है, कभी प्राइस बढ़ती है और कभी प्राइस क्या होती है, घटती है। तो भाई साहब, ये दोनों ही प्रभावित करते हैं। कभी तो क्या हो रही है, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्या हो रही है, भाव बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो बेटा ये कहीं ना कहीं क्या है, मार्केट रिस्क है। मतलब मार्केट में कभी बढ़ना और कभी घटना, कभी भाव बढ़ना कभी भाव घटना, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मार्केट रिस्क है। क्या है, मार्केट रिस्क है। बाजार जोखिम,
मतलब कृषि उत्पादों की मूल्य अस्थिरता और आय की स्थिरता को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद में आता है पेस्ट और डिजीज आउटब्रेक्स, मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, कीट और रोगों का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, मवेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है, फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कभी कभी रोग आ जाते हैं पशुओं में भी, जैसे लंपी डिजीज आई थी गाय में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपने फसल है या फिर अपने पशु है, उनमें कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, उनमें ऐसा प्रकोप हो जाता है रोगों का, कीटों का, और उससे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये डिजीज और इंसेक्ट भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, मतलब रिस्क के फैक्टर है। इसके बाद में आता है इकोनॉमिक रिस्क, मतलब कभी कभी क्या होता है, इनपुट की बढ़ी हुई लागत भी क्या कर देती है, लाभ को प्रभावित कर देती है। जैसे कभी कभी इनपुट अच्छे मतलब महंगे मिल रहे हैं और प्रोडक्शन तो उतना ही मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या कर देते हैं, कभी कभी हानि कर देते हैं। तो ये अपने आ जाता है। कभी कभी देखा होगा कि इस फसल का बीज बहुत महंगा है, इस फसल में ये जो डीएपी है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिक रिस्क हो जाती है। ठीक है, तो ये रिस्क के फैक्टर थे। फिर आते हैं सक्सेस के फैक्टर या सफलता के कारक है, मतलब सफलता कैसे मिल सकती है, मतलब फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड में सफलता के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एक्सेस टू रिसोर्सेस, मतलब भूमि, जल, ऋण, बाजार, ये विश्वसनीय पहुंच तक क्या होते हैं, सफलता के फैक्टर होते हैं। मतलब आपको भूमि मिल रही है, भूमि अच्छी है, इसके साथ में जल, सिंचाई की सुविधा अच्छे से मिल रही है, ऋण, इनपुट के लिए ऋण मिल रहा है, बाजार, मतलब बाजार की जो प्राइस है वो भी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सेस टू रिसोर्सेस है, मतलब ये क्या है, सक्सेस का फैक्टर है। अगर ये सारी चीजें फेवरेबल है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अपना जो है कि जो इसको प्रभावित नहीं होती है, सफल होता है। जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड है ना, वो क्या होता है, सफल होता है। इसके बाद में आता है एडेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कभी कभी आप नई टेक्नोलॉजी को बढ़िया, जैसे प्रिसिशन फार्मिंग क्या आती है, प्रिसिशन फार्मिंग आती है, जिसमें मैंने कई बार मैं बता चुका हूं कि प्रिसिशन फार्मिंग क्या होती है। प्रिसिशन फार्मिंग होती है जहां पर जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है, जिस तरीके से देना चाहिए और कौन से तरीके से देना चाहिए, कौन सी मात्रा में देना चाहिए, कौन से स्थान पर देना चाहिए, ये अपन तय करते हैं, एक पर्टिकुलर पर देते हैं। इसमें बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिसिशन फार्मिंग। सिंचाई, जैव प्रौद्योगिकी, ऐसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके भी अपन क्या कर सकते हैं, सफलता को बढ़ा सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। सफलता बढ़ना मतलब प्रोडक्शन बढ़ना। इसके बाद में आता है नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप ओनली एक ही चीज मत करो, आप ओनली एक ही चीज मत करो, कि जैसे फसल उत्पादन कर रहे हो, फसल उत्पादन कर रहे हो, इसके साथ साथ में अलग अलग चीजें करो, पशुपालन भी करो और फसल उत्पादन भी करो, वानिकी फॉरेस्ट्री भी अपनाओ, इसके साथ में मछली उत्पादन भी करो, पोल्ट्री भी करो। ये चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक सेक्टर से कभी इनकम नहीं आएगी तो रिस्क नहीं होगी, दो तीन सेक्टर बाकी के हैं उनसे आ जाएगी, दो से नहीं आएगी, दो से आ जाएगी। ठीक है, तीन से नहीं आएगी, एक से आ जाएगी, मतलब कभी इतनी बड़ी रिस्क तो नहीं होगी कि एक से नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आगे अपना आता है, नेक्स्ट आता है जो कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, प्रोग्राम्स क्या सब्सिडीज ला रही है, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम ला रही है, जिससे रिस्क को कम किया जा सके और इनकम को इंक्रीज किया जा सके। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूं तो एक अपने आती है जैसे क्रॉप इंश्योरेंस है। क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब होता है फसल बीमा। क्या होता है बेटा, फसल बीमा। फसल बीमा कहीं ना कहीं क्या करता है कि सर फसल बीमा जो रिस्क है ना उसको कम करता है, कि कभी फसल नष्ट भी हो गई ना तो क्या मिल जाता है, उस पर बीमा मिल जाता है। ठीक है, या तो पूरी छूट दे देते हैं या कुछ छूट दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, एक नुकसान बच जाता है अपने। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स प्रमोटिंग फार्मिंग बेस्ड, मतलब फार्मिंग बेस्ड जो लाइवलीहुड है इसको प्रमोट करने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या स्कीम्स या क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं उनकी अपन बात करते हैं, जो कि किसके लिए हैं, जो कि किसानों को जो आय बढ़ाने के लिए या इसके साथ में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए हैं, जैसे कि किसानों को और ग्रामीण क्षेत्रों को। इसमें सबसे पहले आता है पीएम किसान निधि योजना, जैसे कि 6,000 रुपए देते हैं। ठीक है, 3 किस्तों में देते हैं 2,2 हजार रुपए,
दो हजार रुपए 3 किस्तों में देते हैं, वो क्या आ जाती है, पीएम किसान या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये इसको फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए ये, इसके बाद में रिस्क को कम करने के लिए। इसके बाद में आती है मनरेगा। मनरेगा में क्या करते हैं बेटा, 100 दिन की गारंटी का जो रोजगार है, जैसे कि पहले 100 रुपए था, अब 150, फिर 200, 210, 200, 250 के लगभग अभी मिल रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ये अपने क्या है साथियों, ये कहीं ना कहीं मनरेगा आता है, मतलब कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवारों को क्या मिलता है, इसमें जो ग्रामीण परिवार होते हैं ना उनको रोजगार मिल जाता है। जैसे कृषि में आपने देखा होगा, कृषि में किसान है, किसान निराई गुड़ाई कर लिया और इसके साथ में ही कटाई कर लिया, अब इसके बाद में तो फ्री रहता है, तो इसमें बीच में क्या कर सकता है, मनरेगा वगैरह में लगकर अपनी आजीविका को चला सकता है, आजीविका को बढ़ावा दे सकता है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मनरेगा आ जाएगा। इसके बाद में आ जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कई बार कीटों, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों के कारण फसल नष्ट हो जाती है, तो उस टाइम क्या मिल जाता है, किसान को सहायता राशि मिल जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या इसको क्रॉप इंश्योरेंस भी बोलते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस या फसल बीमा भी बोलते हैं, फसल बीमा भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आती है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ये है कि जो राष्ट्रीय कृषि विस्तार और जो प्रौद्योगिकी मिशन है, ये क्या करता है, विस्तार सेवाओं में सुधार करता है, नई तकनीकियों को। इसका कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी योजना है जो कि कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी तकनीक है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप हो रही है, उसको किसानों तक पहुंचाना क्या होता है, किसानों तक पहुंचाना होता है प्रसार शिक्षा का कार्य। किसका होता है, प्रसार शिक्षा का, मतलब इनको किसानों तक पहुंचाना। ये कार्य कौन करता है, ये करता है अपने एक्सटेंशन एजुकेशन, और ये क्या करता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए कार्य करता है। तो उनको किसानों तक पहुंचाना और उत्पादन को बढ़ावा देना ही इसका मेन कार्य है। इसके बाद में आती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसका मेन कार्य था कि कृषि और सिंचाई और ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करना और कृषि को विकास को बढ़ावा देना। ये क्या थी साथियों, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम्स थी। इसके बाद में आता है एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, या इसको बोलते हैं शॉर्ट में ALS। क्या बोलते हैं, ALS बोलते हैं, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। इट्स अप्रोच एंड फ्रेमवर्क, मतलब इसकी अप्रोच बतानी है और इसका फ्रेमवर्क बताना है, इसका ढांचा बताना है। तो अब इसमें पहले तो लाइवलीहुड था, अब भाई साहब एग्रीकल्चरल, मतलब ओनली एग्रीकल्चर की बात करेंगे, कृषि के क्षेत्र की बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जिसमें आता है कृषि आजीविका प्रणाली। उस साधन को कहा जाता है जिसके द्वारा ग्रामीण घराने और किसान कृषि संबंधित गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम उसको कहा जाता है जो कि आजीविका का स्रोत उसमें ओनली कृषि रहता है। ओनली क्या रहता है, कृषि रहता है, कृषि के माध्यम से अपना आजीविका प्राप्त करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम कहा जाता है, ALS कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ALS कहा जाता है, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम कहा जाता है। इसके साथ में अप्रोच और इसके साथ में ही फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच में आता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। क्या आता है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, मतलब इस ALS दृष्टिकोण का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो स्थायी आजीविकाओं का निर्माण करना होता है। मतलब एग्रीकल्चर में मेनली एग्रीकल्चरल का जो सस्टेनेबल है ना, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि एक तो ऐसा है, ऐसा अपन सिस्टम अपना रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें अपन कहीं ना कहीं केमिकल वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड केमिकल यूज कर लिए अपन। अगर अपन केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर लिए तो अपनी जो मृदा है वो तो ज्यादा टाइम तक चलेगी नहीं, ज्यादा टाइम तक चलेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, जल्दी से नष्ट हो जाएगी, जल्दी से उसकी उर्वरता नष्ट हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो भाई साहब उसको लंबे समय तक बढ़ाए रखने के लिए आप उनका यूज मत करो, उनका थोड़ा सा मृदा का स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो कहने का मतलब वो ये होता है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब होता है कि सतत आजीविका के लिए आप कार्य करते रहो, सतत आजीविका के लिए आप कार्य करते रहो, वो होता है सतत आजीविका। ALS दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्थायी आजीविका का निर्माण करना, मतलब पर्यावरण को हानिकारक नहीं प्रभाव नहीं पड़े, मृदा को नहीं पड़े, और इसके साथ में लंबे समय तक प्रोडक्शन अपन लेते रहे, अपने आने वाली पीढ़ियां भी लेती रहे, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है, इसके साथ में आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्सेस।
एक होता है इसका अप्रोच ये भी होती है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक पे डिपेंड मत रहो क्रॉप प्रोडक्शन ना बेटा, इसके अलावा भी है। क्या है इसके अलावा? अपन बात करें तो जैसे कि आप पशुपालन कर सकते हो, मुर्गी पालन कर सकते हो, इसके साथ में ही आप मछली पालन कर सकते हो, आप वृक्ष वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक एरिया में मत जाओ, आप अल्टरनेट ऑप्शन भी रखो। ठीक है, और उससे क्या होता है IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में मैंने बताया था उस प्रकार से आपको कार्य करना है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्सेस। इसके बाद में अपने आता है इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने कहा था कि संसाधनों का सही प्रकार से क्या हो, संसाधनों का सही प्रकार से प्रयोग हो, संसाधनों का सही प्रकार से प्रयोग हो, उस प्रकार से आपको क्या करना है, इनका यूज करना है, मतलब रिसोर्सेज का इस प्रकार से यूज करो ताकि जो संसाधन है ना उनका भी सही प्रकार से क्या हो, यूज हो, सतत तरीके से प्रोडक्शन हो, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी खेती कर सके और अपना प्रोडक्शन भी अच्छा हो। ठीक है, और इसके साथ में अपने रिस्क भी कम रहे, तो इसको बोलते हैं IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है इम्प्रूव्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों तक बेहतर पहुंच। देखो इसमें क्या होता है, किसानों की गुणवत्ता वाले बीज, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं और बाजार कनेक्शन आदि आवश्यक संसाधनों तक पहुंच सुधारने पर क्या है, केंद्र है कौन सा, ALS एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन, मतलब जो कृषि की नई नई पद्धतियां हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज है, बाजार की जो भी प्रवृत्तियां हैं उनके लिए क्या करना साथियों, उनके लिए तैयार करना, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, इन पर जोर देता है कौन, ALS एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। इसके बाद में आता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड पॉलिसी, मतलब इसमें आता है जो ALS है वो नई नई जो नीतियां हैं, नए नए जो इंस्टीट्यूट के जो सपोर्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मतलब नई नई नीतियां होती है जो कि ALS को, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम को क्या देते हैं, आगे की ओर बढ़ावा देते हैं। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट क्लाइमेट रेसिलेंस। क्या आता है क्लाइमेट रेसिलेंस? क्लाइमेट रेसिलेंस का मतलब होता है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लचीलापन के लिए आप किस में उगाओ, आप क्या करो, किस में उगाओ, तो उनको बोलते हैं ALS। और इसके साथ में ALS में क्लाइमेट रेसिलेंस, ऐसे नहीं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और फिर बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए कि अब तो क्या नहीं है, अब तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका पहले से ध्यान रखो कि जलवायु परिवर्तन हो रही है तो आप रेसिस्टेंट वेराइटीज को डेवलप करो। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टेट्स डिफरेंट इनकम सोर्सेस ऑफ फार्मर्स एंड रूरल एरियाज, मतलब बता रहा है कि आप स्थिति बताओ एग्रीकल्चर की इंडिया में और विभिन्न राज्यों में, और आप बताओ कि डिफरेंट इनकम के सोर्सेस क्या है रूरल और इसके साथ में ही जो अर्बन एरियाज है उनमें। ठीक है, तो सबसे पहले है कि भारत में जो 70% जनसंख्या है ना वो कहीं ना कहीं क्या होती है, वो कहीं ना कहीं अपने कृषि पर निर्भर होती है, और लगभग 18% अपना GDP में क्या देती है, कृषि योगदान देती है। तो सबसे पहला तो यही है एग्रीकल्चर का। अब इसके बाद में है इसमें बहुत सारी, जैसे इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM किसान, इसके साथ में मनरेगा, विभिन्न योजनाएं भी क्या की गई है, लागू की गई है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं डिफरेंट इनकम सोर्सेस। इनकम सोर्सेस क्या क्या होते हैं जो अपन बात करें फार्मर्स और इसके साथ में ही रूरल एरियाज में, तो वो अपने को ओनली देखना है। एक तो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं अपने पर, खुद पर ही लो ना, अपन गाँव में देखते हैं, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल का उत्पादन करते हैं। इसके साथ में एक और चीज मैं बता देता हूँ, सभी साथी कमेंट करेंगे कि सर ये PDF कहाँ पर मिलेगी, अपने एप्लीकेशन पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी बेटा, अपने एप्लीकेशन पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी का, अपने इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, तो उनको ज्वाइन करके रखो। ठीक है, वो कोई गलत चीज नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक भी अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो तो ये बात क्या है बेटा, गलत है। अगर किसी को नहीं पता है तो इस वीडियो के जस्ट नीचे देखना लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, उस पर क्या करना है, क्लिक करना है, साइड में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है, तो सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो सभी साथी 5 सेकंड में क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। पूछ रहा है कि फार्मर्स और रूरल जो पीपुल है
मतलब जो ग्रामीण लोग हैं वो ग्रामीण लोग क्या करते हैं साथियों, क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले तो क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन। अब जैसे मक्के को उगा लिया, गेहूं को उगा लिया, गंवार को उगा लिया, तो उससे कहीं ना कहीं क्या है, उससे इनकम मिलेगी, उनको बेचेंगे तो इनकम तो मिलेगी। तो पहला सोर्स हो जाता है क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बाद में आता है दूसरा लाइव स्टॉक रियरिंग, मतलब पशुओं का पालन करते हैं तो उनसे दूध बेचते हैं, उनकी खाद वगैरह का फसल में यूज कर लो या कैसे भी यूज कर लो, मतलब उनको रिसोर्सेज को क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं या पशुओं को बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी इनकम प्राप्त होती है। दूसरा पशुपालन से हो गया। इसके बाद में आता है नेक्स्ट एग्रो प्रोसेसिंग, मतलब एग्रीकल्चर में कोई प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे आटा बनाना, इसके साथ में ही तेल बनाना, मतलब जैसे अपन ऑयल सीड क्रॉप से ऑयल निकाल रहे हैं, सीरियल क्रॉप से आटा बना रहे हैं, आटा तैयार कर रहे हैं, इसके साथ में ही टमाटर से सॉस बना रहे हैं, सॉरी सॉस और केचप बना रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन प्रोसेसिंग का जो कार्य करते हैं उससे भी अपने को क्या मिलती है, आजीविका मिलती है। तो ये नेक्स्ट हो जाता है, थर्ड हो जाता है। इसके बाद में आता है नॉन फार्म एक्टिविटीज, जैसे कि छोटे व्यवसाय हो गए, स्थानीय हस्तशिल्प हो गए, इसके साथ में हाथ करगा हो गया, शिल्प हो गए, मजदूरी वगैरह हो गई, तो उनमें क्या कर लेते हैं, वो भी सोर्सेस होते हैं। इसके साथ में मनरेगा वगैरह में चले जाते हैं, वो हो जाता है। इसके बाद में आता है फिशरीज और एक्वाकल्चर, मतलब आप जो मछली का पालन करते हो, झींगा का पालन करते हो, बहुत सारे करते हैं जो कि समुद्री एरिया के आसपास में रहते हैं, तो वो भी क्या है, आय का स्रोत है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे आता है एग्रो टूरिज्म, मतलब इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जैसे कृषि आवास, कृषि यात्रा, पर्यटकों को अनुभव प्रदान करने के लिए भी क्या होते हैं, आय उद्यान, मतलब एग्रो टूरिज्म भी क्या है, एक आय का स्रोत है। इसके बाद में आता है कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम और इनलिस्ट, मतलब उनकी सूची बनाइए। आपको क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम बताना है और इनलिस्ट, और इसके साथ में ही मतलब उनकी सूची बनाओ, इसके साथ में उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो। अब बेटा समझना, सबसे पहले फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। फार्मिंग सिस्टम में मैंने बताया था कि अलग अलग उसमें सिस्टम अपनाते हैं, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, पशुपालन हुआ, मछली पालन हुआ, बहुत सारी चीजें होती है, डेयरी हुआ। अब इनमें ये तो इसके क्या होते हैं, फार्मिंग सिस्टम में आते हैं। अब ये पूछ रहा है उसके कंपोनेंट, और मैंने कंपोनेंट का बताया था कि जब भी किसी का भी कंपोनेंट पूछ ले तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है वो बता देना सीधी सी। ठीक है, तो अब अपने को क्या बताना है, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है और इसका कंपोनेंट बताने हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले फार्मिंग सिस्टम की डेफिनेशन में बता चुका हूं ऊपर ही। अब इसमें कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले फसलें, मतलब क्रॉप्स। आप क्रॉप्स उगाते हो ना, मतलब मैंने कहा था क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्शन, इसके साथ में मछली पालन, ये सारी चीजें थी। तो पहला कंपोनेंट हो जाता है क्रॉप, मतलब क्रॉप भी क्या है, फार्मिंग सिस्टम का एक घटक है। जैसे आप कपास की फसल उगा रहे हो, गन्ने की फसल, तंबाकू की फसल। इसके बाद में आता है लाइव स्टॉक रियरिंग, मतलब पशु पालन कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, पशुपालन कर रहे हो, तो ये भी क्या है, फार्मिंग सिस्टम का ही एक क्या है, कंपोनेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। कौन सा आता है, एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब कृषि की फसलों के साथ साथ में, पेड़ों के साथ साथ में फसलें उगा रहे हो, पेड़ों के साथ साथ में फसलें उगा रहे हो, वो एग्रो फॉरेस्ट्री आता है। फसलों को उगाना, फसलों को उगाना, ये अपने क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाएगा इसका कंपोनेंट। इसके बाद में आ जाता है फिशरीज, मतलब आप झींगा का पालन है, इसके साथ में समुद्र में जो भी आप पालन करते हो ना पानी में, तो वो आ जाते हैं अपने एक्वाकल्चर और फिशरीज। ठीक है, तो इनसे भी अपने को क्या होता है, ये भी कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का। फार्मिंग के ही तो है, कृषि ही तो कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जैसे मिक्स्ड फार्मिंग होता है, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, अपन पशुपालन भी करते हैं, फसलें भी उगाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है सोइल एंड वाटर का मैनेजमेंट आ जाएगा, इसके साथ में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आ जाएगा। ये भी चीजें शामिल होती है किसमें, फार्मिंग सिस्टम में, इनका भी तो यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही अपने ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कि कौन कौन से घटक है। तो 7 घटक के आसपास अपन ने बात की कि इनका यूज करके अपन अच्छा क्या लेते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है साथियों, ये अपना नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी आपको डाउट हो या फिर भी आप मैसेज कर देना, आपका नाम, कॉलेज का नाम वगैरह लिखकर आपके नंबर सेव कर लिए जाएंगे। और इसी के साथ में
ये आपका फार्मिंग सिस्टम का कंप्लीट होता है और लगभग सभी सब्जेक्ट के गेस पेपर आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। एक आपके बच रखा है, एक तो मैथ का जो कि गेस पेपर के 5 क्लासें अपन ने अवेलेबल करवा दी, उसके कम्युनिकेशन का बच रखा है तो उसका अपन ने वर्ल्ड पेपर सॉल्यूशन करवा दिया, तो वो आप कवर करना और भी अपन अवेलेबल करवा देंगे, आपको बता देंगे कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अच्छे से समझ में आ गया है वो भी कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सभी साथियों को शेयर कर देना। इतना टाइम मैंने दिया है तो 5-7 मिनट आप भी दे देना। और अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।